Assalamu alaikum class. Hope you're all that learning few things which are I have used a word for that is fillers. It means that we are going to be learning few things which are indirectly required, and I have seen from the past students' remarks and their views that there are certain questions which they have never seen. And it is because it is taken from different sources. This is the reason. So we have started doing it, 5 topics we did last time, and now I'm going to start with the 6th topic. And once this first part A, I have given it a name part A, and this is filler, sort of, you can say, topics. Then I will share with you the notes. And once these all topics are done, we will start revising. And along with that, as I told you, that we will also do some practice of letter writing and report writing as well. So be prepared for that. We start from this topic, and last time we started also tests like MCQs. I shared with you 15 MCQs. So I'll be completing that test today. And in the next classes, every time as we have class tomorrow, we will have more MCQs, and you will do with me, and I will discuss with you and discuss the points and the things that can like, I mean, disturb you in a way when you are not making the choice. You think that there are two answers I can take, but actually there is one answer, और उसके पीछे जो वजह होगी या उसकी रीजन है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, जैसे कि पहले भी मैंने की थी. तो एक और बात आपको बिफोर आई स्टार्ट मैं कहना चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग दे आस्क मी डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब आप मुझे कोई भी क्वेश्चन करें तो प्लीज इंट्रोड्यूस जरूर कराया करो कि आप कहाँ से हो, बिकॉज मैं जहाँ जहाँ पढ़ाती हूँ आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन सी जगह का स्टूडेंट है और वो सवाल जो कर रहा है उसको मैंने किस तरह से आंसर करना है. Because somewhere you have MCQs, somewhere type of question, and somewhere they are writing it down. तो मुझे आप क्लियर पहले बता दिया करो, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस भी करा दें. सो वी स्टार्ट विद द टॉपिक. इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है. ये टॉपिक है, इसका नाम, इसका हेडिंग है स्टेक होल्डर्स एक्चुअली. अब हम देखेंगे, हमने शेयर होल्डर का लफ्ज तो सुना था, ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है? ये आप जरा इसको चीज को नोट करेंगे. और मैं एक और भी चीज भी बता दूं आपको कि यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें आपको नजर आ के रेड रेड लाइनें भी शायद नजर आ रही हो, जो कि शो करती हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब कोई स्पेलिंग खराब हो या ग्रामर खराब हो, स्पेलिंग के लिए रेड, एंड व्हेन देयर इज ग्रामर मिस्टेक तो ग्रीन कलर, ब्लू कलर आपको नजर आते हैं. ज्यादा ग्रीन नजर आता है ग्रामर के लिए. तो मैं आपको, इसकी वजह ये होती है कि इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग्स. अब अगर मैं इसको एस की बजाय, ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड को एस की बजाय जेड से रिप्लेस कर दूं, जी से, तो ये रेड कलर खत्म हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिकन उसका जो स्पेलिंग है वो जी है, जेड है, जबकि ब्रिटिश जो है वो एस से है. तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि इसमें कहना क्या चाहते हैं, हम क्या समझना चाह रहे हैं, इसको गौर से सुनिए. The effectiveness of an organization depends to a large extent on the effectiveness of communication by its managers and employees. ये बात तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि इसके मैनेजर्स और उसके एम्प्लॉयज, चाहे वो किसी भी स्टेटस के हों, बिल्कुल लो आप कह लें स्टेटस पे आते हैं, जिसमें गेट कीपर हो गए, ऑफिस बॉयज हो गए, ठीक है, ड्राइवर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कम्युनिकेशन जो है दैट शुड बी परफेक्टली फाइन. वो बात को ना समझे तो वाकई बात समझ में नहीं आती. आप, मैंने इतना अपनी लाइफ में चीज देखी है, यू से समथिंग एंड पीपल टेक इट द अदर वे राउंड. आप कभी खुद भी करके देखिए, ऑफिस में स्पेशली, क्योंकि वो लोग आपको नहीं जानते, आप इतने वो लोगों से डील कर रहे होते हैं, तो वो चीजों को डिफरेंट लेते हैं. जैसे कल मेरी एक ग्रुप एक्टिविटी थी कहीं कॉलेज में,
तो परसों, कल तो छुट्टी का दिन था, तो परसों थी, तो उसमें मैंने उसको ये बोला कि ये मेरे कार्ड्स जो लिखे हुए हैं और नीचे कुछ ब्लैंक कार्ड्स हैं, आप सारे कलेक्ट करो, लिखे हुए जो कार्ड है रिटन, और जब इसको इकट्ठे कर लोगे तो जो ब्लैंक कार्ड्स बचे हैं उसके नीचे उन्हें रखकर तो ड्रॉर में रख देना। जब मैंने देखा उसको व्हाइल ही वाज डूइंग दैट, उसको पता नहीं क्या समझ आई। व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, एवरी रिटन कार्ड पकड़ के उसके नीचे एक ब्लैंक कार्ड रख रहा है, हर एक रिटर्न के नीचे एक ब्लैंक रख के, और उसकी वो लेयरिंग कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा है कि आप पहले इकट्ठे कर लो ये सारे रिटर्न, फिर तुम ब्लैंक इकट्ठे करना, और फिर तुम ऊपर रिटर्न रख देना, नीचे ब्लैंक रख देना। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इट्स नॉट दैट इजी गेम। आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन एक, कहते हैं ना, जैसे किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन किसी को आखिरी वर्ष तक जाके अंडरस्टैंड कर लो कि शायद ये इतना चीजों को कहीं बिल्कुल ही जेपरडाइज ना कर दे, इसको मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा देखनी है। तो मैनेजर्स एम्प्लॉयज दे आर कम्युनिकेटिंग एंड दे आर हैविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की पहले भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक और डेफिनेशन आई है, इसको भी जरा देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट। लोग सारे के सारे एज अ सोसाइटी काम कर रहे होते हैं, आपस में सोशलाइज करते हैं, आपस में लिंक अप करते हैं, बात करते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं। तो इसलिए उसको कहा कि ये सोशल अरेंजमेंट है फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स, और उनकी परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड होती है, और वो गोल्स को, कलेक्टिव गोल्स को, यानी जो सारे लोगों के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, उसको अचीव करने में लोग जो है काम करते हैं। दैट हैज अ बाउंड्री, और उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक बाउंड्री है, यानी उसके रूल्स हैं, सेपरेटिंग इट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, जो उसे दूसरे लोगों से फर्क कर देते हैं और उनसे अलग कर देते हैं। अब ये दूसरी चीजें बाहर के एनवायरमेंट भी हो सकती है, और दूसरी और उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल फर्क है। इसकी एक मिसाल है, या हो सकता है ये मैंने आपको पहले भी मिसाल दी हो, लेकिन इस दफा इस वक्त थोड़ी सी मैच कर रही है, तो मैं इसलिए इसको दोबारा आपको बता रही हूँ कि मिसाल के तौर पर कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी जो कारें बनाती है, जबकि एक ग्रोसरी स्टोर जो कि सामान, रोजमर्रा अशिया खाने वाली, वो बेची जा रही है, और गोल्फ क्लब है जो कि लाइक उसमें गोल्फ खेलने लोग आते हैं। तो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही है, लेकिन किसी का किसी के से जरूर नहीं मैच करता, किसी का किसी के साथ जो है वे ऑफ डूइंग थिंग्स, या स्ट्रेटजीज उनकी, या उनकी प्लानिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ओवर देयर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द, उनका स्टेटस जो है, उनके डिफरेंस क्या होता है, कोई बड़े रैंक का है, कोई छोटे रैंक का। तो ये सारी चीजें हर जगह फर्क होंगी, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद कि स्टेक होल्डर्स जो है वो क्या है। स्टेक होल्डर जो टर्म है वो एक बहुत ही जनरल टर्म है। पहले हम एक लफ्ज यूज किया करते थे, शेयर होल्डर्स। अब हम शेयर होल्डर सिर्फ उनको कहते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन साथ साथ वो स्टेक होल्डर भी है। ये स्टेक होल्डर क्या होता है, मैं आपको ये सब कुछ बताने से पहले एक मिसाल दे देती हूँ कि जो वर्ड स्टेक है ना, ये जैसे आपको हाईलाइट किया नजर आ रहा है, स्टेक का मतलब है दाव पे लगे होना। तो आपका कुछ ना कुछ दाव पे लगा हुआ है, कुछ ना कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, तो आप स्टेक होल्डर हो गए। मिसाल के तौर पर, आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आप एक क्लरिकल स्टाफ है फॉर इंस्टेंस, अच्छा, चलिए रहने देते हैं, आप एक मैनेजर है, ये हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन दोनों ही सूरतों में, या आप उसके मालिक हैं, या आप उसके गेट कीपर हैं, या आप उनको, आप कुछ भी नहीं है इस कंपनी के, बस इस कंपनी को चीजें सप्लाई करते हैं, आप उसके बड़े सप्लायर हैं। तो हर तरह से आप कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, यानी आपका कुछ दाव पे लगा हुआ है। आपका क्या दाव पे लगा हुआ है? अगर मैं एम्प्लॉई हूं, चाहे मैं मैनेजर हूं या क्लरिकल स्टाफ में हूं, क्लर्क हूं, मेरी रोजी, मेरा कमाई, मेरे जो यहाँ के खर्चे ये मुझे देंगे, पूरे करेंगे, वो मेरा दाव पे लगा हुआ है। ठीक है,
आप एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं कंपनी के, आपने पैसा लगाया हुआ है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है? ठीक है, आपका पैसा लगा हुआ है, पैसा स्टेक पे है। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन स्टेक पे है। खुदा ना खास्ता कंपनी बैठ जाए, तो आप कहेंगे, तो लोग कहेंगे देखा ये फारिग है, ये तो अनएम्प्लॉयड है। आपने खुदा ना खास्ता कभी किसी को देखा हो कि इर्द-गिर्द लोगों में जिसकी नौकरी छूट जाए और वो कुछ देर नौकरी पे ना रहे, तो वो लोगों के लिए बोझ बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है उस कंपनी के होने पर। तो स्टेक होल्डर चाहे वो बहुत बड़ी कोई चीज हो या कोई बहुत ही आम गेटकीपर क्यों ना हो, वो उसका स्टेक पे कुछ ना कुछ लगा होता है। अब आप इसको गौर से सुनिए, फिर इसकी मैं एक और डायमेंशन आपको सिखाऊंगी। A stakeholder is a person, group, or organization that has a stake in the organization. अब ग्रुप क्या है? मिसाल के ऊपर ग्रुप ऑफ पीपल एज अ वर्किंग एज इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं आपके पास, आगे काम करते हैं। ठीक हो गया। आपकी कंपनी नहीं चली, खुदा ना खास्ता, तो उनको भी रोजी नहीं मिलेगी आपसे। तो आप उनका जो इंटरेस्ट या पैसा आपके साथ स्टेक पे लगा था, वो उससे फारिग हो गए। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बैंक है, बैंक आपको लोन देता है। जब कंपनी ही नहीं रहेगी, तो लोन किसको देगा? तो आप ये कहेंगे और किसी को दे देगा। ठीक है, लेकिन इस अ पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि वो अर्निंग कर रहा था। अब बैंक अर्निंग क्या करता है? इंटरेस्ट लेकर। ऐसा ही है ना, आपको पैसे दिए, उसका इंटरेस्ट है उस पर, वो पैसे जो है ज्यादा लेता है, तो उसका स्टेक पे लगा हुआ है। तो किसी ना किसी का हर तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पर उसकी नजर है। अब यहाँ पे है एन इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज एंड हाउ इट इज परफॉर्म। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जिनका स्टेक पे लगा हुआ है कुछ, स्टेक से मुराद है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं है सूद वाला। यहाँ इंटरेस्ट से मुराद है आपकी दिलचस्पी, कि आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो क्या करती है और कैसे परफॉर्म करती है, वो उससे आप उसको यानी बचाना चाहती है। इसके बाद देखिए, अंडरस्टैंडिंग हु द स्टेक होल्डर्स आर एंड व्हाट मोटिवेट्स देम इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव। ये मैं लफ्ज को हटाया नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाए। इंपॉर्टेंट तो समझ आ गई। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट से लफ्ज निकला, जो आप पहले सीख चुके हो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है इर्द गिर्द का माहौल या सिचुएशन। तो अब वो कहता है कि किसी स्टेक होल्डर का क्या इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें इस चार चीज का पता चल जाए, तो तुम्हें माहौल का पता चल जाएगा। पर्सपेक्टिव्स कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज, ये भी लफ्ज हम पहले सीख चुके हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट हालात के मुताबिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम कम्युनिकेशन को किस तरह बेहतर करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, और मैंने क्यों मिसाल आपको जरूर दी है, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको आएंगे, तो इसी तरह के आएंगे और आप इसको करेंगे। और मैं आपको जिस तरह शुरू किया है हमने एक सिलसिला, बहुत सारे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ये समझ लो कि अब हमारी क्लासेस जो हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे आप किसी फसल को बोते हैं और अब काटने का वक्त आ जाता है, तो ये किस्म का काटने का वक्त है। तो इस पे हम चीजों को बहुत सारी इस तरह से सीखेंगे कि आपको पहले बहुत सारी चीजों का पता है, और हम इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पर काम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हमें आता है कि नहीं। अब यहाँ पर है स्टेक होल्डर में उसने एक मिसाल दी हुई है कि जरूरी नहीं कि स्टेक होल्डर जो है हर वक्त पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। कि एक बंदा है, उसको पैसे मिल गए तो कहता मेरा तो इंटरेस्ट पैसा था, मुझे मिल गया तो मैं गया। यहाँ पर बताया गया कि कभी कभार एक आपका कस्टमर है, वो आपसे चीजें खरीदना चाहता है। उसका वो भी आपकी कंपनी का स्टेक होल्डर है। क्यों? वो इसलिए कि वो पैसे देकर आपसे चीजें लेता है, उसका इंटरेस्ट है, और उसको आपके ऊपर ट्रस्ट भी है। आपने देखा है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपको ट्रस्ट होता है, आप उनकी चीजें लेके आप घर आ जाते हो और आपको यकीन होता है कि ये सही चीज ले आए। मिसाल के तौर पर, आप कोई मिल्क खरीदते हैं, कोई बटर खरीदते हैं, कोई घी खरीदते हैं घर के लिए, कोई ड्रेस खरीदते हैं आप अपने लिए। आपको पता है कि फलां जगह पे फलां चीज जो है मिल जाती है फलां कंपनी की। अगर वो कंपनी बैठ जाए, आज उसकी चीजें मिलनी ना मिले, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं अब किसका खरीदूं। मुझे यकीन नहीं है कि दूसरी कंपनी भी इतनी ही अच्छी है या इतनी ही क्वालिटी की चीजें हैं।
तो एक कस्टमर आपसे चीजें खरीदने आता है तो 99 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 99.9% वो सेफ्टी उसको चाहिए। सेफ्टी क्रिटिकल का मतलब है कि वो अचीविंग सेफ्टी क्रिटिकल सर्विस, कि उसे सेफ्टी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ है फायर अलार्म, इमरजेंसी फायर अलार्म उसने खरीदना है। आप उसे वो वाला दिखाएंगे जो 100% उसका काम करेगा, यानी जब खुदा न खास्ता आग लग जाए तो वो बजेगा। ना कि उसे ऐसा अलार्म चाहिए जिसमें पैसे तो वो खर्च कर ले कम, यानी उसको फायदा, यानी पैसों का फायदा तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या ना कर सकेगा, यानी अलार्म नहीं बजेगा। और उसका फोकस क्या है, सेफ्टी फीचर्स एंड सेविंग लाइफ्स। उसका काम इस वक्त क्या है, जिंदगियों का बचाना, ना कि लो कॉस्ट बार्गेन करना। लो कॉस्ट एंड बार्गेन, यानी उसका इस वक्त बार्गेन करना, पैसे कम कराना, या लो कॉस्ट उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो तो सेफ्टी चाहता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो हम कभी भी नहीं ये चाहते कि मेडिकल स्टोर वाले से कहें कि नहीं नहीं देखो, ये इससे इसी किसी और ब्रांड की दिखा दो दवाई जो जरा सस्ती हो। हम हमेशा वही ब्रांड लेना चाहते हैं, वही कंपनी लेना चाहते हैं जो डॉक्टर ने लिखी, क्योंकि हमें डर है कि खुदा न खास्ता हमारे प्यारे कोई अगर बीमार है तो दे वुड नॉट सफर, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। उस वक्त हम पैसे नहीं बचाते, हम जान बचाने के चक्कर में होते हैं। समझ रहे बात को? तो क्या चीज स्टेक पे है, क्या इंटरेस्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको देखते हुए आपने जब भी आपने जब आप काम पे जाएंगे, आपका कस्टमर, आपका एम्प्लॉई, उसका क्या स्टेक पे लगा है, आपने इस चीज का ध्यान बहुत कर। अब एक जरा देखिएगा गौर से, यहाँ पे ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको, जस्ट अ मोमेंट, ये ऊपर चला गया जी। इसमें हमें एक लिस्ट देखने जा रहे हैं हम, और इस लिस्ट में आप देखेंगे कि एक तरफ स्टेक होल्डर्स लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ नाम, और उनका क्या स्टेक पे लगा है, हम ये देखने जा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो एक स्टेक होल्डर का नाम है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर, फंड्स इन्वेस्टेड, पैसा लगा हुआ है, तो पैसा उनका स्टेक पे है। अगर कंपनी डूब जाती है तो पैसा डूब जाएगा, तो इसलिए वो हर वक्त चाहेगा कि कंपनी जो है वो सही फ्लरिश करे और प्रोग्रेस करे। नंबर 2 है डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स असल में मालिक होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह भी ले सकते हो कि, एक मैंने आपको शायद ये पहले भी बात बताई थी और आपको याद होगी, मैंने बताया था कि अगर हम पैसा कहीं लगाते हैं, हम शेयर होल्डर हैं, ठीक है, और साथ साथ उस कंपनी में हम काम भी करते हैं, तो हम उन्हें एग्जेक्टिव्स कहते हैं, और जो नहीं करते उनको नॉन एग्जेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर से मुराद हो सकता है टॉप मोस्ट जो काम करने वाले लोग हैं, मैनेजर्स हो गए, उसके बाद एम्प्लॉइज में मुराद है। एम्प्लॉइज तो सारे ही होते हैं, मैनेजर भी एम्प्लॉइज ही होते हैं, लेकिन शायद राइटर का मतलब है मैनेजर से जूनियर। और ट्रेड यूनियन के लोग जो कि हर वक्त लोगों की जो है जो एम्प्लॉइज हैं उनके राइट्स के लिए बात करते हैं। तो इन सारे लोगों की लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन रोजी, करियर, उनका करियर तबाह हो जाएगा, वरना उनकी रेपुटेशन जाती रहेगी। ये इन सारे लोगों के क्या करना है आपने, कि इनकी क्या स्टेक पे लगा है, ये सब कुछ स्टेक पे लगा है। करियर, रेपुटेशन, उनकी शोहरत, क्योंकि अगर वो कंपनी रह जाए और वो जॉबलेस हो जाए तो उनके लिए बड़ी ही शर्मिंदगी और परेशानी होती है। इसके बाद एक कस्टमर। अब आप कहेंगे जी कंपनी बैठ जाए, कस्टमर का क्या काम? कस्टमर तो परफेक्टली फाइन, वो कहीं और जा सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया देयर कस्टम, यह कस्टम से मुराद है उनकी मामूल, उनकी रूटीन, और या उनका जो खरीदारी का तरीका। एंड कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ गुड्स, और उनको चीजें जो हैं मुहैया होती रहे। गुड्स मीन चीजें, अशिया, रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। अब उसने एक मिसाल दे दी है राइटर ने आपको। मिसाल के तौर पर आपने एक गाड़ी ली, और अगर आपको पता चले कि उसकी कंपनी जो है खत्म हो गई है, तो आपके लिए कितनी परेशानी वाली बात है। अगर किसी गाड़ी का एक पार्ट ना मिले तो वो गाड़ी क्या है, एक लोहे का ढेर।
वो चल ही नहीं सकती। तो आपको क्या है करना है कि आप चाहेंगे कि वो कंपनी ऐसी हो जो कि चलती रहे, तो उसकी रिप्लेसमेंट पार्ट्स, आफ्टर सेल सर्विस, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपके घर का एसी है या आपका रेफ्रिजरेटर है, अगर वो चीजें नहीं मिलती तो कितना परेशानी हो जाती है। जैसे आप सोचें कि कभी कभार हमारे घरों में पुरानी भी कोई चीज, जैसे फ्रिज होता है, काफी अरसे से चल रहा है, चलता है तो चलता रहता है, लेकिन जी उसकी आ, कोई उसका जो अंदर डालते हो रैक्स, कोई एक रैक टूट गया, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। उसका नीचे जो है, उसकी जो वेजिटेबल बॉक्स है वो टूट गया है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो कहेंगे ये आता ही नहीं, अब ये चेंज हो गया है, ये कंपनी नहीं है। तो ये सारी आफ्टर सेल सर्विस और ये चीजें आपको चाहिए। इसके बाद है सप्लायर्स, मैंने आपको भी बोला है, सप्लायर आपको चीजें सप्लाई करते हैं, एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स जो आपका काम शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप डाइंग करवाते हो किसी से, बाकी कपड़ों का सारा काम खुद आपका होता है। कैलेंडर कहीं से करवाते हैं, बाकी आप खुद करते हैं। आपकी किताबें हैं, उसका जो प्रिंटिंग जो है कहीं और से होके आती है, या उसके जो बाहर के टाइटल्स है वो कोई कंपनी बनाती है। तो ये सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब उनके द आइटम्स दे सप्लाई, जो चीजें वो आपको देती हैं आपके सप्लायर, एंड कंटिन्यूड सेल, और चीजें यहाँ उनकी बिकती रहती हैं अगर आपकी कंपनी चलती रहे। इसके बाद लेंडर्स, लेंडर्स होते हैं उधार लेने वाले, देने वाले, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो होते हैं उधार लेने वाले। ठीक है, याद रखिएगा, क्रेडिटर्स जो उधार लेते हैं और लेंडर्स जो उधार देते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक, बैंक उधार देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिसाल के तौर पर जो हाउस फाइनेंसिंग करती हैं, स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग करते हैं, ये सारे लोग जो हैं दे आर ऑल लेंडर्स, पैसे आपको उधार देते हैं। अब वो जब आपको उधार देते हैं तो उनका क्या स्टेक पे है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब है सरमाया। आई थिंक आपको ये नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, कैपिटल, सरमाया, एंड इंटरेस्ट और सूद दैट नीड्स टू बी रीपेड, जो कि वो पे करेंगे। अब ये लफ्ज सूद अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन हमारे सारे बैंकिंग सिस्टम इसके ऊपर है। हम जहां पे इवन कुछ बैंक्स में हम प्रॉफिट लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, असल में अगर वो कहते हैं ना कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, होता क्या है, वो फिर भी आपका जो है वो इंटरेस्ट ही होता है, क्योंकि जो फिक्स्ड अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट होती है। इसके बाद एक गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, ये आपने क्या सुन लिया, स्टेक होल्डर, एक कंपनी है, वो चले ना चले गवर्नमेंट को क्या लगता है, प्राइवेट कंपनी है, बैठ जाए बेशक, ठीक है, या गवर्नमेंट और उसकी एजेंसियां डिफरेंट है। उनका क्या है, उनकी वजह ये है कि अगर एक कंपनी चलती रहेगी तो गवर्नमेंट उसमें बहुत ज्यादा यानी वो खुश है, क्योंकि आगे लिखा है उनका क्या स्टेक भी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय वेलफेयर, टैक्स। अब मैं ये समझा देती हूँ आपको, ये बड़ी गहरी बातें हैं। अगर हमारी कंपनी चली, आपकी चली, मिस्टर जी की चली, मिस्टर एक्स की चली, सबकी चल रही है, तो क्या हो रही है, वो उनकी कंपनियां चल रही हैं, उन कंपनियों का ऑडिट भी होता है, यानी उसका हिसाब किताब होता है, और वो कंपनियां टैक्स पे करती हैं। अब ये जो टैक्स हम पे करते हैं, इवन आप टोल प्लाजा टैक्स भी पे करते हैं, तो कहाँ जाता है वो, हमारे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। अब आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी सड़कें, अच्छी मस्जिदें, अच्छे पब्लिक स्कूल, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। बाहर के मुल्क जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा हमसे बेहतर है, और इसी तरह ही जो हमारे मुल्क में उन जगहों को देखें तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कमजोर है, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो गरीब है, ठीक है ना। तो हम उसको पैसे देंगे तो हमारा कारोबार चलेगा, तो वो बेहतरी आ जाएगी, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, सड़कें अच्छी बन जाएंगी हर जगह पर। अब ये नहीं कि हमने सड़कें, अगर जी आप कहते हैं आप लाहौर में बनवा दें, आप कराची में बनवा दें, कराची के भी बाहर काफी बहुत बुरे हालात है कुछ जगहों पे, या आप कोई और बड़े बड़े जो आप मॉडल सिटीज बना देते हैं वहां बना लें, और बाकी बेचारे जो है उनका बुरा हाल हो। और इसके अलावा लिखा है एम्प्लॉय वेलफेयर। अब ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थोड़ी हैं, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं। असल में गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में इवन कंपनीज, जिस इंडस्ट्री डेवलप होती है ज्यादा, प्राइवेट लोग बेशक अपना काम करते हैं,
तो कम से कम उस गवर्नमेंट के सिटीजन जो हैं वो अमीर हैं, क्योंकि वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी उनको इतना अच्छा देती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा स्कूल दे सकते हैं, अपना अच्छा इलाज करवा सकते हैं, अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स खुलेंगे वहां पे, ठीक है ना। अब आप देखिए कि किसी भी गांव में तो आप मॉल नहीं खोलेंगे ना, क्योंकि लोग वहां पर बेचारों के पास तो पूरा खाने को नहीं होता, वो कहाँ मॉल में आएंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां चीजें बेहतर होती जाती हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जाता है, लोगों की वेलफेयर ज्यादा होती जाती है। इसके बाद लोकल कम्युनिटी एंड पब्लिक एट लार्ज, इसका मतलब पता है क्या है? लोकल कम्युनिटी का मतलब है इर्द गिर्द के लोग। अब एक कंपनी है, उसमें सारे ही लोग इधर उधर से काम करने आते हैं, कई दफा तो लोग बहुत करीब रहते हैं, वहां पे इंडस्ट्री है, वहां पे मजदूर पास पास से आके काम करता है, तो लोकल कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, यानी उससे हैप्पी रहते हैं और वो पैसे कमाते हैं। पब्लिक एट लार्ज का मतलब है आम पब्लिक, तो वो आम पब्लिक भी उससे खुश है। अब कैसे? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय वेलफेयर, अभी पीछे पड़ा वही चीज, सोशल सस्टेनेबिलिटी, आपका मुआशरा बेहतर तरीके से सस्टेन करता है अपने आप को, एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कंपनियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या? मिसाल के तौर पर, आपकी कंपनी इतनी बड़ी, आपकी कंपनी की तरफ आने वाली सड़क टूटी थी, आपने बनवा ली, और जहां जहां से लोग अप्रोच करते हैं आपने बनवा ली। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनका एक और भी काम होता है, वो क्या है कि आ, वो मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं। मसलन कोई उन्होंने ओल्ड होम्स चला रहे होते हैं प्राइवेट कंपनी के लोग, साथ कोई स्कूल चल रहा होता है, या कोई और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, यानी इंसानियत खिदमत के लिए काम कर रहा होता है। तो कंपनी अगर खुद ही नहीं चलेगी, पैसा कहाँ से लगाएगी? तो इसलिए ये लोकल कम्युनिटी भी स्टेक होल्डर है, आम पब्लिक भी स्टेक होल्डर है। अब आपको मैं एक और मिसाल देती हूँ आम पब्लिक की। मैंने मुझे बड़ा अच्छा एक जेस्चर लगा, एक कंपनी है फोम बनाती है, मैंने देखा कि उन्होंने इसको एक यानी एक जगह उन्होंने कवरेज दी, इसलिए मुझे पता चला। कवरेज ये थी कि उन्होंने क्या किया, अपने फोम्स को ना उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, और वहां पे लोग आते हैं, गांव से बेचारे आए होते हैं, आकर अपने मरीज के लिए ठहरते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, बिस्तर नहीं होता, उन्होंने जगह जगह हॉस्पिटल्स के बाहर अपने मैट्रेसेस जो थे वो रख दिए, और लोग आराम से उनके ऊपर सोते थे। पब्लिसिटी की पब्लिसिटी हो गई और लोगों की खिदमत हो गई। तो अगर वो इतना अफोर्ड कर सकते थे तो ऐसा किया ना। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्यों करेंगे? लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बड़ा बिल बोर्ड आप लगाते हो, उसके लिए भी लाखों रुपए आप देते हो पर डे, उसकी जगह बेहतर नहीं है कि आपने कितनी ही जगह पर लोगों को सोने के लिए एक सामान दे दिया उनका, ठीक है। तो ये है आपकी पब्लिक एट लार्ज, आम पब्लिक को फायदा। इसके बाद आ गया जी नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट शेयर्ड बाय ऑल। अब ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि अगर एक तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, आपने लोगों को रोजी रोटी दी, वो सोसाइटी में अपना नाम उनका हो गया, वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनका दिमाग ठीक काम करता है, साइकोलॉजिकली सेट है, और उसके अलावा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को आप पोल्यूट करें, यानी पोल्यूशन फैलाएं, तो आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट आपकी स्टेक होल्डर है। आपने देखा है बहुत सारी कंपनीज, उनकी चिमनी से धुआं निकल रहा होता है बहुत ज्यादा, जो कि उसको सही तौर पे वो उसको ट्रीट नहीं किया होता, जिससे कि वो गैसें जो बहुत नुकसानदेह फजा में चली जाती है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी स्टेक होल्डर है आपकी, आप इसको साफ रखिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये गहरा सा एक टॉपिक था, आपको इसमें से कोई भी चीज आ जाए तो इसलिए मैं आपको जरा डिटेल में बताना चाह रही थी। नंबर 8, अगला टॉपिक। अब आप देखिए मैंने नंबरिंग की है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। ये अलग अलग टॉपिक है, इनको थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज करेंगे, और फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं रिवाइज कराऊंगी आपको, ताकि आपका फोकस उसके ऊपर रहे और आप आराम से अपने पेपर में पास हो जाए। इंफॉर्मेशन इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे पास, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को
इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप बहुत बड़ी रेंज आपने देखी स्टेक होल्डर्स की जिनको चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन होगी तो वो आगे बात फैलाएंगे ना। उसके लिए लिखा हुआ है दिस अल्टीमेटली मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब है नजर आना, दिखाई देना, विद ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मिंग की स्ट्रेटजीज। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन कैसी हो, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, ये हमारी स्ट्रेटजीज यानी हमारे तरीकेकार में नजर आएगी। अब मिसाल आप गौर करें, फाइनेंस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, क्यों? बिकॉज फाइनेंस का काम क्या है? रेजिंग कैपिटल टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस का काम है पैसा किससे डील करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन चले। अगर पैसे जो को वो सही तौर पे ना कर सकी, चला सके, फाइनेंस डिपार्टमेंट कमजोर हो तो कंपनी बैठ जाएगी। और मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इज द बैकबोन ऑफ कंपनीज। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। अब इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब वेयर टू इन्वेस्ट कैपिटल, मुझे सरमाया कहाँ लगाना है, पीपल लोगों में, मशीन्स में, या न्यू फैक्ट्री लगानी है। अब मैं यहाँ पर एक चीज मैंने आपको समझाने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और जैसे ये नोट्स कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको इसको क्लाउड पे रख दूंगी, आपके पास लिंक है, आप लिंक को संभाल के रखिए। आप उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो जो चीजें ऐड होंगी वो आपको दिखाई देगी, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। तो ये जो अभी हम पढ़े हैं ना फिलर्स, फिलर्स के नाम से आपको मिलेंगे, इसको प्लीज साथ साथ पढ़ लो, इसका बर्डन ना अपने दिमाग पे रखना, क्योंकि ये चीजें इनडायरेक्टली आपको आ सकती हैं। और जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगी वहां इनका कहीं ना कहीं जिक्र आ जाएगा या इससे रिलेटेड कोई जिक्र आएगा, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ। अब मैंने ये जो हाईलाइट आपके सामने किया है, लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब ये है कि दो तरह के रिसोर्सेज कंपनी में है, ऑर्गेनाइजेशन में। एक है ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी जरिए, और एक है मटेरियल रिसोर्सेज, चीजें, जिसमें मशीनें आपकी, कंप्यूटर आपके, आपकी नई जगह आप बनाएंगे, इन सबको कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं किस पे खर्च करूं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे कि मटेरियल रिसोर्सेज पे, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा है। इसके बाद मुझे कंपैटिटिव एडवांटेजेस लेनी है, मुझे कंपटीशन बीट करना है, उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए हाउ टू compete, मुझे हाईएस्ट क्वालिटी लोएस्ट कॉस्ट, यानी पता क्या इसका मतलब है? आज का दौर है कंपटीशन का। आप हर बंदा कोशिश कर रहा है मार्केट में, आपका कंपैटिटर जो चीजें आप बेचते हैं वो भी बेच रहा है। से आप एक टिश्यू पेपर बेचते हैं, बनाते हैं, एक और कंपनी टिश्यू पेपर बनाती है, वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी पेपर आपका देती है और पैसे कम लेती है। अब आप क्या करेंगे? आपका तो खर्चा बहुत आ जाता है, आप क्या करेंगे? उसके लिए जाहिर बात है रिफाइंड टेक्नोलॉजी होगी उनके पास, ठीक है, या उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की होगी, या उनके पास कोई और ऐसा साइड बाय साइड बिजनेस है जिसको वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करके चल रहा है, कुछ होगा उनके पास। तो लोएस्ट कॉस्ट पर ज्यादा क्वालिटी देनी है, मैस मार्केट, स्पेशलिस्ट, विच कंट्रीज, आपका कंपटीशन कहाँ है? मैस मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट, अपने मुल्क की नहीं दूसरे मुल्कों की भी, या स्पेशलिस्ट जो है उसके स्पेशलाइजेशन है, उसके अंदर लोग जो है हर तरह का डिफरेंट चीजें आपको दे रहे हैं, हर चीज के ऊपर, हर टॉपिक पर। एंड कौन से कंट्रीज हैं, यानी कंपटीशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसका मतलब है मुझे देखना ये है कि मुझे कहाँ पे अ, अपना जो है कंपटीशन को कैसे बीट करना है। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज दिखानी है कि हर कंपनी जो है उसको दूसरों को अपनी इंफॉर्मेशन पास करने की जरूरत है। अच्छा है, क्यों? उसके लिए एक आइडिया हम लेने जा रहे हैं, वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ यूनिक मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मिशन है। जी, हम किस मिशन के तहत, कोई बंदा होता है ना आपके पास आया आपसे मिलने, आपने कहा किस मिशन पे आया ये, ठीक है, और आप कहते हैं अचानक ही ये चचा जान क्यों हमारे घर आ गए, क्या मिशन है इनका? तो या क्या ऑब्जेक्टिव है? अब मिशन तो होता है कि जी आपने कोई दिमाग में बड़ी चीज रखी है, अब ऐसे में चचा जान को माइंड नहीं करना,
ऐसे में कह गई हूँ, कुछ भी कह लो, जिसका दिल चाहता है कोई ले लो, लेकिन हम एक बात करें, या किसी और हेड ऑफिस से ये जो आ गए हैं, एमडी साहब आ गए हैं, क्यों आए हैं? पता नहीं क्या किस मिशन पे आए हुए हैं, यहाँ पर सर्वे करने आए हैं। तो ये मिशन तो होगा ना, उसी वक्त आए हैं तो क्यों आए? ऑब्जेक्टिव कहते हैं गोल्स। मिशन एक बहुत बड़ी चीज है। आप अपनी कंपनी को लेकर किसी मिशन पर लेकर आए, उसके लिए कंपनी जो है वो मिशन स्टेटमेंट बनाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ आईसीएमपी का अगर मिशन स्टेटमेंट मैंने उस दिन जिक्र किया था, तो मैंने आज इसको उठाया है आपके उससे, उसमें लिखा था मिशन स्टेटमेंट टू डेवलप बिजनेस लीडर्स थ्रू इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। हमने बिजनेस लीडर्स को डेवलप करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन यानी क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करके, यानी उनको देकर, उनसे शेयर करके उनको अच्छी एजुकेशन देंगे एंड ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग देंगे और उससे बिजनेस लीडर्स बनाएंगे। और ये ट्रेनिंग किस में देंगे? इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एरियाज। एक तो फाइनेंस के एरियाज है, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, पैसा कहाँ से आएगा, और उसके अलावा जितने भी और एरियाज हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, उनमें भी हम देंगे, लेकिन वो बिजनेस एरियाज होंगे, टू ब्रिंग वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, ताकि जो हमारा मुल्क है उसकी इकोनॉमी में एक वैल्यू एडिशन हो, यानी बहुत ही फ्लरिश करे। ये मिशन स्टेटमेंट है। अब ये आईसीएमपी ने बना दी। अब किनको पास ऑन करनी है? जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने टीचर्स हैं, जितनी फैकल्टी वहां पर आती है पढ़ाने, जितने मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको पता हो कि आईसीएमपी का मिशन क्या है। और तमाम स्टूडेंट्स, आप सबको पता हो कि हम यहाँ पर पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने के लिए एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ताकि हम बिजनेस लीडर्स बन सके। इसके बाद है, अब मैंने इसको कंपेयर करने के लिए आपको एमिरेट्स एयरलाइन का मिशन स्टेटमेंट दिखाया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। एमिरेट्स का मिशन है टू डिलीवर द वर्ल्ड्स बेस्ट इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, कि हमने फ्लाइट एक्सपीरियंस में दुनिया को बेस्ट फ्लाइट्स दी। और आप यकीन करो कि ऐसा ही हुआ है। एक जमाना था ब्रिटिश एयरवेज टॉप पे थी, वो नीचे हो गई है क्योंकि एमिरेट्स ने बहुत तरक्की की। इसके साथ साथ कतर एयरवेज ने बहुत तरक्की की, और वो अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर दे रही है, अपने एम्प्लॉयज को बेहतर से बेहतर दे रही है। ये उनका मिशन स्टेटमेंट है। इसके बाद लास्ट मिशन स्टेटमेंट है जी, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने यहाँ पे जी द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बाय टीचिंग एंड रिसर्च, हमने टीच भी करना है और रिसर्च करनी है। आपने देखा हमेशा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है टॉप पर, कि जी उसके साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उसके बिजनेस स्कूल ने रिसर्च की, आपको ये पता चलता है। तो उन्होंने कहा टीचिंग और रिसर्च के जरिए एंड इट्स डिसमिनेशन बाय एवरी मीन्स। डिसमिनेशन का मतलब होता है फैला देना किसी चीज को। आपने पहले भी ये लफ्ज पढ़ा है, इंफॉर्मेशन फैलाना या नशर कर देना। और इस रिसर्च और टीचिंग को बाय एवरी मीन्स, हर तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। अब हम यहाँ से पढ़े कि जब ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं या वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं। तो उन्होंने जब ये फैसला कर लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये है, तो वो ऑब्जेक्टिव मीन उसके गोल्स ये हैं, तो उसके लिए उन्हें आगे भी इनको पास ऑन करना है लोगों को। तो वो क्या करेंगे? द लीडरशिप टीम मस्ट कम्युनिकेट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मकासद, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है गोल्स, यहाँ पे स्ट्रेटजीज मीन तरीके, आप तरीके जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैला दें। उसके बाद है सबसीक्वेंट कम्युनिकेशन। एक होती है पहली पहली दफा आपने कम्युनिकेशन की, दूसरी सबसीक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाली। अब जैसे मैंने बता दिया कि जी मेरी टीम, आपको पता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट ये है और हमने इसको 8 दिन में हैंड ओवर करना है। ये बात समझ में आ गई सबके? आ गई। अब ये तो बात खत्म नहीं होगी कि तुम अपनी सीट पे चले जाओ, अपनी सीट पे चला जाए, रात शाम को उठ के 5 बजे घर चले जाए, सुबह 9 बजे आए, कोई पूछ ही नहीं रहा। 8 दिन पूरे हो गए, आपके पास आया कोई बंदा, कहता क्या बना जी, कहाँ है प्रोजेक्ट?
दिस इज नॉट द वे, ऐसा तो होगा भी नहीं। तो आपने सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन करनी होती है, यानी उसके बाद भी। तो बाद में कम्युनिकेशन आप करते हो जब आप ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज लोगों को बताते हो विद इन या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपके बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में आप बैंक है आपका, अभी हमने देखा लॉयर है आपके, आपके जो है टेक्निकल एक्सपर्ट से आप राय लेते हो, इस तरह के लोग हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो सारे बाहर हैं। तो आप उनके साथ बात करते हो सब्सिक्वेंट। और वेरियस स्टेक होल्डर्स यहाँ पे लिखा है, यानी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि दुनिया की हर चीज स्टेक होल्डर है ना, कि आप एक कंपनी में हर चीज का हिस्सा है, कि अगर एक कंपनी डूब गई तो वो जाहिर बात है कहीं ना कहीं दुनिया के किसी हिस्से में तो तबाही लेकर ही आएगी ना, नुकसान तो होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो टॉपिक है एक्चुअली ये पढ़ना है हमने, फाइनेंशियल सिस्टम्स। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस, यानी कि आपकी पैसा वैसे का हिसाब किताब। उसमें ये कहा जाता है कि आपको क्यों चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम में, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए, यानी क्या लेन देन हुई, कहाँ पैसा गया, कहाँ आया, ये के लिए सिर्फ आपने हेडिंग यहाँ पे पढ़ लेनी है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह हम मेजर करेंगे, हम कैसे असेस करेंगे, और डिसीजन मेकिंग के लिए, ये सारी चीजें फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी और उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में ये बताया गया है कि अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है। नंबर वन, रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी रिलेटेड, कंप्लीट होनी चाहिए, मुकम्मल। न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी अनबाइस्ड, इसमें आप अपनी पसंद नापसंद नहीं लगाएंगे। अब एक जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, और जैसे मैंने आपको मीटिंग पढ़ाया था उसमें आपने देखा था ना कि हमने लोगों को हायर करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई अपने पॉकेट से पैसे थोड़ी देने हैं, कंपनी के पैसे हैं। आप क्यों खार खा रहे हैं? अगर तो बंदे चाहिए तो आपको करना पड़ेगा इन्वेस्ट वहां पे पैसा, और अगर बंदे वाकई नहीं चाहिए, आपने सेस कर लिया है, तो आप खामखा लोगों के पीछे तो नहीं लगेंगे। तो आपकी क्या है, न्यूट्रल आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, यानी उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इस तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। बस ये आपको इतना सा ही नॉलेज चाहिए। इसके बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपने देखना ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और डिफरेंट लेवल के लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर फैसले भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टॉप मोस्ट लेवल है। अगर हम इसको पिरामिड बना लें, पिरामिड से मतलब समझते हो, जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, यानी एहराम मिस्र कहते हैं जिसे, यानी आप एक तिकोन बना लें, तो तिकोन की टॉप पर आपके पास स्ट्रेटेजिक लोग हैं, सेकंड नंबर पे टैक्टिकल हैं, तीसरे नंबर पे ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं। अब स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं, मसलन 3 से 5 साल की प्लानिंग करते हैं कि हमने एक फैक्ट्री 3 साल के अरसे में खोलनी है, ठीक है। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि जी 3 इयर्स टाइम में आपने एक कंपनी को खोलना है, तो इसका मतलब है कि ये फैसला कौन करेगा? स्ट्रेटेजिक वाले। जो दरमियान वाले हैं, मिडिल मैनेजर, वो नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजिक टॉप लेवल मैनेजमेंट को कहते हैं। सेकेंड लेवल आता है जिसे टेक्टिकल लेवल कहते हैं, ये उससे शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, साल की प्लानिंग, 6 महीने की प्लानिंग वो करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सिचुएशन ये लिखी गई है कि हमने एक प्लानिंग की और उसमें ये सोचा कि 1 साल की प्लानिंग की या 6 माह की प्लानिंग की, और ये कहा कि स्विचिंग की सप्लायर, स्विचिंग की सप्लायर का मतलब है कि एक कंपनी को एक बंदा सप्लाई करता है सामान, तो हमने सोचा कि 6 माह के बाद हम इसको बदल देंगे, उसकी जगह पे किसी और सप्लायर से चीजें लेंगे। अक्सर कंपनी ऐसे भी इसलिए करती है कि एक सप्लायर की मोनोटनी ना बन जाए, ठीक है, वो वही उसकी उजारादारी ना हो जाए, दैट्स गोइंग टू बी एक्सप्लॉइटिंग यू, जब आप कंपनी उससे लेती है। तो टेक्टिकल जो है आपको याद रखना है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे। ऑपरेशनल लेवल है जो रोज का काम करता है, वीकली काम करेगा, रोज का काम करेगा, जिसे मजदूर भी करते हैं। तो इसे डे टू डे एक्टिविटीज पे आते हैं ये लोग। वीकली ऑर्डरिंग ऑफ द न्यू सप्लाईज, मिसाल के तौर पर हर वीक
आपने नई सप्लाई ऑर्डर करनी है, कि आपने यानी चीजें मंगवानी है, यहाँ पे खत्म हो गया माल, अब आपको नया जो है वो चाहिए, उसके लिए ऑपरेशनल लेवल के लोग जो है बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वीविंग करते हैं आप, कपड़ा बुनते हैं, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा ना कि धागा आप ये कितनी देर में खत्म हो जाएगा। आप स्टॉक खत्म होने पहले बता देंगे, तो वो आप ही को पता होगा ना, वो आपसे बड़े लेवल को नहीं पता होगा। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन होती भी है और आप देते भी हो। 3 लेवल्स, और वो कितने कितने होते हैं? स्ट्रेटेजिक 3 से 5 साल, लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल शॉर्ट टर्म साल 6 महीने की, ऑपरेशनल दिन की या वीक की, बस इतनी ही उसकी हैसियत होती है। हमने यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स देखे जो डिसीजन भी करते हैं और उनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 11 नंबर है, कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इंफॉर्मेशन को बड़ा वैल्यूएबल बनाते हैं। अभी ये जो तुम लोग टॉपिक पढ़ रहे हो ना, परेशान मत होना। अगर मैं एज ए स्टूडेंट फील करूं कि भाई ये क्या हो रहा है, कभी कोई टॉपिक हम मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने इसको समझना है कि अच्छा मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब सवाल अगला 11 नंबर पे मैंने क्या चीज ली है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाउ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज व्हेन इंक्लूडेड। मिसाल के तौर पर मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देने लगी, तो मेरे उस इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल बने। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूएबल यानी बहुत ही कीमती किस्म की इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या होता है, उसका सोर्स, उसका सोर्स जो है वो बहुत ही क्रेडिबल होता है। अभी इसको हम देखते हैं, ये क्या इसके बारे में लिखा है। इसका सोर्स क्रेडिबल है, यानी जहां से खबर आई वो बहुत ही क्रेडिबल है। और ईज ऑफ असिमिलेशन, इसकी जो आसानी से, असिमिलेशन का मतलब है जज़ब करना, आसानी से हम इसको जज़ब कर सकें। एक्सेसिबिलिटी यानी हमारे वो एक्सेसिबल हो, रीच में हो, जब हमें चाहे हमें मिल सके। और चौथी है रेलेवेंस, वो हमारे काम से मुतालिक हो, तो वो चीजें हमारे लिए वैल्यूएबल होंगी। तो एक इंफॉर्मेशन मेरे लिए वैल्यूएबल तब होगी जब वो किसी काबिल एतबार सोर्स से आई, आसानी से एसिमिलेशन मेरे दिमाग में जज़ब हो गई, मेरी दिमाग ने समझ लिया उसको, अंडरस्टैंड हो गई। एक्सेसिबिलिटी मेरी रीच में है, मैं जब चाहूं उसको पढ़ सकती हूँ, जब चाहूं उसकी पूरी डिटेल देख सकती हूँ। एंड रेलेवेंस, और वो मेरे काम से मुतालिक भी है। 4 चीजें आपको चाहिए। इसके बाद एक और चीज हम देखेंगे कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमें चेक करना है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हो। अगर वो एक्यूरेट है, हमें देखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई अजम्पशंस तो नहीं आ गई। आपने बेसिकली लेफ्ट वाली जो साइड है वही देखनी है। मैं इसको मार्क कर दूंगी, चलिए आपके लिए। अच्छी इंफॉर्मेशन वो होगी जो एक्यूरेट है, सही है, कंप्लीट है, हर तरह से मुकम्मल है, कॉस्ट बेनिफिशियल है। ये लफ्ज आपने समझना है। कॉस्ट बेनिफिशियल का मतलब है कि आपका जो पैसा लगा उसको इकट्ठा करने में वो जाया नहीं हुआ, जबकि आपका फायदा बहुत ज्यादा हो गया। ये मैंने आपको पहले भी एक दफा एक लेक्चर में बताया है। कॉस्ट बेनिफिशियल होना, कॉस्ट इफेक्टिव होना एक ही मतलब है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इसके सामने, जो बेनिफिट हमने हासिल किया फ्रॉम कोलेटिंग। कोलेटिंग का मतलब है जमा करना। आपने इंफॉर्मेशन जमा की, लोगों को कम्युनिकेट की, उस पे जो कॉस्ट लगी उससे ज्यादा फायदा हुआ, इसलिए कॉस्ट बेनिफिशियल हो गई। यानी जो पैसा खर्च किया था उससे ज्यादा आराम आ गया है, उससे ज्यादा फायदा हो गया है। यूजर टारगेटेड हर वो चीज होती है जो यूजर को सामने रखकर बनाई गई हो। जैसे कि आपने यू एटीट्यूड और यू अप्रोच सीखा था 7 C's के अंदर। आपको पता है 7 C's बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लाजमी सवाल आएगा आपको। तो मैं आपको रिवाइज करते वक्त उन चीजों पे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी कि इसको तो लाजमी कर लो, ठीक है। इसके बाद है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, इसलिए ओमिट इररेलेवेंट। कुछ लफ्ज सिखाना चाहती हूँ इसलिए बोल देती हूँ। ओमिट कहते हैं निकाल देना, आप इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल दो, इससे लफ्ज बनता है ओमिशन, किसी चीज का बाहर निकाल देना। उसके बाद अथॉरिटेटिव होनी चाहिए, यानी जहां से खबर आई है
उसका सोर्स, ये लिखा है ना क्रेडिबल सोर्स, आपने पहले भी ये पीछे पढ़ा है, वो क्रेडिबल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जिस वक्त इंफॉर्मेशन की जरूरत है तब के तब हमारे पास आ जाए। अगर अभी हमने कोई चीज लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, सर्दियां आ गई हैं, मसलन मैंने कॉफी लॉन्च करनी थी, सर्दियां तो आ गई, अब कब करोगे, कब एड्स आएंगी, ठीक है अब तो लेट हो गए हो तो टाइमली चीजें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम पर आ जानी चाहिए। ये आपको हमने समझाया। अभी मैं देखती हूँ अगला टॉपिक क्या है। हाँ, इजी टू यूज होनी चाहिए, आसानी से आपको समझ आए। इसके बाद है जी यहाँ पर हम आपको बस ये करा के वापस आ जाएंगे अगर हमारा टाइम हुआ। मैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आखिरी यहाँ आज का टॉपिक है, फिर मैंने आपको जो एमसीक्यूज छोड़े थे मैंने वो आपको कराने हैं और आपको समझाना भी है। अब यहाँ पे लिखा है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कितने हैं, आप कहेंगे दो, इंटरनल एक्सटर्नल। याद रखिएगा कितने सोर्सेज हैं, दो, इंटरनल एक्सटर्नल। सोर्सेज का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है लफ्ज ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूमरस डिफरेंट सोर्सेज। ओरिजिनेट मीन निकलना, किसी चीज का किसी चीज से निकलना, वहां से जैसे कहते हैं ना इस चीज का ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका किसी चीज से निकलना। न्यूमरस मीन बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज में अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है तो कहाँ से मिलेगी, अकाउंट्स रिकॉर्ड से मुझे पता चलेगा पैसे की लेन देन का क्या हिसाब किताब है, एचआर डिपार्टमेंट बताएगा मुझे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बताएगा कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, कितने वर्कर्स हैं, किस किस रैंक के ऊपर हैं। एंड पेरोल रिकॉर्ड, पेरोल रिकॉर्ड हमें क्या बताएंगे कि इस पेरोल कितना है, अगर एक बंदा है मैनेजर वो कितने कितनी सैलरी कमाता है। ये जरूरी नहीं होता कि हर कंपनी दूसरे कंपनी से मैच करे, ये सारा डिपेंड करता है उस कंपनी के अपने स्टेटस पर। एक कंपनी में मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और किसी कंपनी में मैनेजर कुछ भी नहीं होता, उसके हाथ में पता नहीं एक हर वक्त एक ब्रीफकेस होता है, वो बेचारा अपनी गर्दन झुका के, कंधे भी झुके जो झुक जाते हैं ऐसे लोगों के हर वक्त ही, वो इधर से उधर जा रहा है, उसका कुछ भी वो नहीं होता। तो पेरोल रिकॉर्ड का मतलब है आपको कितने पैसे मिलते हैं उसका रिकॉर्ड। पूरी कंपनी के तमाम लोगों का पेरोल रिकॉर्ड होता है जो बड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है और ये बताता है कि लोग कितना कमा रहे हैं। ऑपरेशंस, कंपनी करती क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम कैसे चीजें प्रोड्यूस होती है, टाइम शीट क्या है, कब कब उससे हमें इंटरनल खबरें मिलती हैं। एंड स्टाफ देमसेल्व्स, और स्टाफ के किसी बंदे को आप पूछ लें उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो ये क्या है, इंटरनल सोर्सेस, आपने कंपनी के अंदर से खबरें ली। अब कंपनी के बाहर के सोर्सेस क्या हैं, आप देखिए टैक्स स्पेशलिस्ट हैं, आपको टैक्स के बारे में राय देते हैं। न्यू लेजिस्लेशन, नया कानून बनता है, वो आपको कंपनी को बताता है कि अब कैसे चलेगी कंपनी। इंटरनेट आपका एक्सटर्नल है, आप किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन लेना चाहे इंटरनेट आपको अक्सर दे देता है। न्यूज़पेपर्स एक्सटर्नल हैं, आपकी कंपनी में तो नहीं छपते ना, बाहर होते हैं। टेलीविजन बाहर है, सप्लायर बाहर है, कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस मीन कस्टमर की आपके साथ जो होती है, यानी जो आपके साथ वो एक्सचेंज करते हैं, खत लिखते हैं, ईमेल करते हैं, आप उसे कहते हैं कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस। गवर्नमेंट की एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोज, इंफॉर्मेशन ब्यूरोज जो है ना, एंड सच एज रॉयटर एंड ब्लूमबर्ग, दो नाम है, शायद आप लोगों को कुछ लोगों को बिल्कुल इसका पता होगा। ये दोनों के दोनों जो हैं ये असल में आपको गाइड करते हैं, जैसे कि लोग कहीं पे शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो आपको मार्केट ट्रेंड बताते हैं। मार्केट में कि आप कहाँ पे, अक्सर लोग जो हैं अपने शेयर जब खरीदते हैं वो इनके लेकर, इनको आप कह सकते हो कि ये एजेंसीज हैं, ठीक है। ये जो है स्टॉक एनालिसिस करते हैं और ये आपको बताते हैं कि कहाँ पे शेयर जो है खरीदने चाहिए और कहाँ पे ट्रेंड ज्यादा है। तो ये मार्केट ट्रेंड्स बताते हैं। तो ये कौन है, एक्सटर्नल है, इनके अपने चैनल्स हैं, ये आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने कभी देखा होगा बिजनेस रिकॉर्डर, एक वो है जिसे कहते हैं ना, एक अखबार है और वो जो है उसको देखकर लोग फैसले करते हैं। तो यहाँ पर हम जरा इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकते हैं और हम जरा जाएंगे
12 हमने कर लिए, 13 पे वापस आएंगे अगर हमारे पास टाइम बचा। तो मैं आपको जरा दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे कि उस दिन मैं आपके साथ कर रही थी और वो हम ना कर पाए क्वेश्चन जो थे, मैं अब आपको एक दफा उनको चेक करा देती हूँ। आप में से पता नहीं मुझे सारे लास्ट टाइम लोग थे कि नहीं, मैं अभी जरा चेक करना चाहूंगी। अ, कुछ स्टूडेंट है, हाँ जी, एक स्टूडेंट है, ये ज्यादातर तमाम के तमाम सवाए दो, हाँ मैंने हमेशा देखा है कि गर्ल्स ज्यादा अटेंड करती हैं क्लासेस, या बॉयज में भी दे आर ऑन जॉब में भी, और दे अटेंड लाइक आफ्टर क्लास, जो लाइफ नहीं पढ़े होते बाद में लेते हैं, हो सकता है। तो ज्यादा जो है गर्ल्स आती हैं। और जिसने जो स्टूडेंट ने मुझे राब्ता किया था, आप मुझे सुन रहे हो, फीमेल जो है वो कह रही थी कि आपको उनको वो रेगुलर क्लास पढ़ती हैं, तो मैंने ये चेक करना चाहती थी कि आप रेगुलर आते भी हो कि नहीं। तो मैं आपको क्लास की एडमिन बना दूंगी ताकि आप अगर कोई कम्युनिकेट कर सके, और तमाम जो एडमिन जब वो बन जाएंगी तो जो गर्ल्स हैं गर्ल्स के ग्रुप में उन्हें पता चल जाएगा कौन है, और फिर आप इनसे राब्ता कर सकोगे। मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगी नाम का कि इससे आप राब्ता कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए। तो जी मुस्कान, आपका मैसेज एग्जैक्टली, मैं आपको अभी ग्रुप एडमिन फिर बना दूंगी, तो आप फिर टेक केयर कर लेना चीजों को, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने उस दिन जो सवाल किए थे, पैरा लैंग्वेज रिलेट्स टू, आपको मैंने बताया था कि समथिंग अदर देन वर्ड्स देमसेल्व्स, ये बताया था, ये हमने कर लिया था। उसके बाद था हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है, इसका बी आंसर था, ठीक है, बिटवीन पीयर्स, साथियों के दरमियान, और एम्प्लॉइज ऑफ सेम स्टैंडिंग या सेम रैंक के लोगों के दरमियान। बाकी सब गलत था, ठीक है। तमाम कॉलीग्स के दरमियान नहीं, इन फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कॉलीग्स लिखा हुआ है। कॉलीग्स जो हैं वो तो आपके जूनियर भी तो हो सकते हैं, मगर वो कॉलीग कहलाते हैं, ठीक है। सीनियर भी हो सकते हैं, वो आपके कॉलीग कहलाते हैं। बात हो रही है हॉरिजॉन्टल की, तो वो सेम स्टैंडिंग, ये जो लफ्ज सेम स्टैंडिंग आ गया बी में, इसलिए आपका आंसर ये होना चाहिए। आपने बहुत ध्यान से मेरे साथ करने हैं एमसीक्यूज, ताकि आपको यही तो है जिससे आपने पास होना है। तीसरा हमने किया था कि एनकोड का मतलब होता है कि आपने आइडियाज को ट्रांसलेट किया वर्ड्स और सिंबल्स ऑफ योर चॉइस, सी आंसर था कि आपने वर्ड और सिंबल ऑफ योर चॉइस में आपने क्या किया, इसको आइडियाज को ट्रांसलेट करना है, यानी उसको उन लफ्जों में कन्वर्ट कर देना है। बाकी सारा जो है इंटरप्रेट अ कोड गलत है, ये हमेशा डिकोडिंग पे होता है, ठीक है। और स्पीक टू पीपल, ये भी आप इसको एनकोडिंग नहीं कहते, एनकोडिंग के बाद आप स्पीकिंग करते हो। जी अगला सवाल था आपका कि जिसमें आपने फीडबैक जो है उसको सही तौर पे क्या कहा जा सकता है। फीडबैक को हमेशा रिस्पॉन्स कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं, इसलिए हमने ढूंढा कि डी पॉइंट, द वर्बल नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू अ मैसेज, रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। इसके बाद है टू डिकोड अ मैसेज इज टू, डिकोड का मतलब है मैसेज को खोल देना, तो इसका मतलब है कि मैसेज को इंटरप्रेट कर देना, मैसेज को समझ लेना, डिकोड करना, समझ लेना, इसका आंसर ए है। रिजेक्ट नहीं हो सकता, इवेल्युएट होता है उसका तजिया करना, हम तजिया भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ डिकोड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एनालिसिस इवेल्युएशन बाद में आती है। और ट्रांसलेट आइडियाज इनटू कोड्स, ये फिर एनकोडिंग को कह रहा है, आखिरी भी गलत है। तो आपका इंटरप्रेट मीन तशरीह करना, समझना। सिक्स था मैसेज इज अ सिग्नल दैट सर्व्स एज अ, अब आपको ध्यान करना है, मैसेज जो है वो एक स्टिमुलस का काम करेगा। स्टिमुलस हर वो चीज है जो किसी भी काम के लिए आपको प्रोवोक करती है। बायोलॉजी वाले लोगों ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहीं पढ़ा हुआ है कि आपको कोई चीज स्टिमुलस के तौर पर आई, आपने रिस्पॉन्स किया। मिसाल के तौर पर हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, इसमें आपने देखा था कि हम बहुत ही जिन लोगों के रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होते हैं, आपको कोई चीज चुभती है, आप फौरन अपना हाथ उठा लेते हो, तो स्टिमुलस जो होती है, वो जो चीज चुभी आपको, स्टिमुलस, और आपने हाथ उठाया, उसको कहा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर है मैसेज किसको मिलता है, किसको, रिसीवर को ना।
इसलिए स्टिमुलस फॉर अ रिसीवर बी आंसर। स्पीकर तो बनाता है, ठीक है, उसके लिए स्टिमुलस नहीं है। और इसके बाद बोथ ए एंड सी लिखा हुआ है, इसका तो बनता ही नहीं है, और नॉइस रिडक्शन टूल नहीं है, नॉइस को खत्म करने वाला टूल नहीं है। 7 था सेलेक्ट द ऑप्शन विद वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेम ऑर्डर। आपने यहाँ पे करना था, अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो है नॉइज रिप्रेजेंट्स जो है ये इंटरफेरेंस, सी इसका आंसर है। और ये नॉइज हमेशा इंटरफेरेंस होती है, और उस दिन ये चूंकि स्पेलिंग वहां पे ठीक नहीं थे इसलिए मैंने शायद बोल दिया था, लेकिन ये इसका आंसर जो है ये वाला है, जिसमें ऑर्डर का मतलब है सेम तरतीब। जब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना मिस इंटरप्रिटेशन इंटरफेरेंस, ये तरतीब गलत है। जवाब तो ठीक है कि नॉइज रिप्रेजेंट किसको करता है, इंटरफेरेंस को। डिस्टॉर्शन किसको सिग्निफाई करता है, मेंशन करता है, मिस इंटरप्रिटेशन। तो आपने आंसर इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज फॉलोइंग द ऑर्डर। आपको वो इंटरफेरेंस एंड मिस इंटरप्रिटेशन उसी तरतीब से आया है जिस तरतीब से आपने ब्लैंक्स को फिल करना था, और बाकी ए एंड सी वाला गलत आंसर है। यानी ए एंड सी तंग करने के लिए आपको कहा गया, दोनों ही ठीक थे लेकिन तरतीब की वजह से सिर्फ सी ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ गई है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बाजूगर लोगों को समझ नहीं आती। इसके बाद है मेन आर मोर प्रोफेशनल देन वुमेन। मैंने आपको ये बता दिया था, ये स्टीरियोटाइप है, कहना कि जी मर्द जो हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ये स्टीरियोटाइप है। ये आप एक स्मज लगाते हैं, एक आपके पास स्टैम्प है और आप स्टैम्प सबको लगा देते हैं। आपने खवातीन किसी एक को देख लिया कि प्रोफेशनल नहीं है, तो आपने सारों को कह दिया जी मेन जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। जजमेंट तो ये होती है, आप जजमेंटल हो जाते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड है स्टीरियोटाइप। इसके बाद की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी समराइज्ड एज, कि आपकी जो ये आपका वही तरतीब तो गलत दी हुई है, लेकिन सी आंसर है डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग रिलेशनशिप। बहुत शुरू के आपको लेक्चर में ये पढ़ाया था, बाकी सारे गलत है, ठीक है। और अगर डिससेमिनेटिंग की जगह वो कह दे स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन तो भी ठीक है, एक्वायरिंग की जगह ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन कह दे तब भी ठीक है, ठीक है। और मेंटेनिंग की जगह इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप कह दे तब भी ठीक है। मैं सी पॉइंट को आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद है जी आपके पास है, जब मैं आपको ये शेयर करूंगी ना तो मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है लगाकर शेयर कर दूंगी। इसके बाद है फिजिकल नॉइज इज द इंटरफेरेंस इन द डिलीवरी ऑफ मैसेज ऑन अकाउंट ऑफ, किस चीज का, आपका अकाउंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी भी शक्ल में, सबसे ज्यादा बेहतर आंसर है। और बाकी कोई भी ठीक नहीं है, बाकी और तरह की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। इसके बाद है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन फैक्ट्स अबाउट ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन जो है वो हर तरह की बुरी चीज होगी, लेकिन यहाँ पर है इट्स अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये बिल्कुल सही बात है। अब इनकरेक्ट निकालनी है, इट इज एफिशिएंट इफ एक्यूरेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। एफिशिएंट होती है अगर एक्यूरेट हो, क्योंकि तेजी से फैलती है। इट इज ऑलवेज हार्मफुल, ये गलत है, कभी कभार ये फायदा भी दे जाती है। और मैं जो आपको कल मैंने रखा है आज टॉपिक, उसमें ये चीज आपको मैं प्रूव करके दूंगी, ऐसा होता है। उसके बाद है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कंपेल एम्प्लॉइज गॉसिप अराउंड, बिल्कुल ऐसा है, ये भी सच है। ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर टाइप लोग होते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं करते उसको, यानी डेमोक्रेसी को ज्यादा फ्लरिश नहीं करते, ज्यादा नहीं प्रोपेगेट करते, जिसकी वजह से लोग जो हैं दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसके बाद ये एक और टॉपिक है, ये भी कल हमने करना है, आईसीटी डू नॉट इंक्लूड चैलेंजेस ऑफ आईसीटी। आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मैं आपको कल सारा बता दूंगी, उसमें ये बार जो क्वेश्चन है ये अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए आज के टॉपिक में ये पहले भी हमने पढ़ा था, पिक द रीजन दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द आस्क्ड क्वेश्चन। सवाल था व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ये मैंने आपको करवा दिया था उस दिन। इसमें था तीसरा गलत है, सिनर्जीज कैन बी आइडेंटिफाइड दैट्स बोथ स्पॉइल टाइम एंड मनी। सिनर्जी तो आपको सेव करती है टाइम और मनी को,
इसलिए ये गलत है। इसके बाद है अ स्टेक होल्डर में भी। अब स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? एक पर्सन, अभी आज आपने पढ़ा है ना, अ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। आप कहेंगे जी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आपको क्लियर है ना, ये ठीक हो गया। इसके बाद है अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको स्पॉन्टेनियसली मीन अचानक, डेलिब्रेटली का मतलब है जानबूझकर, अपनी मर्जी से, समझते बूझते अकल के साथ आप बनाते हैं, और अनकॉन्शियसली मीन बगैर सोचे, और टू मीट पीपल इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। बिल्कुल गलत है सब कुछ, सिर्फ बी ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली बनती है। डेलिब्रेटली का मतलब है जानबूझकर, यानी पूरी सोच समझ के साथ हम समझ कर बनाते हैं, और हमारा काम लोगों के इंटरेस्ट को पूरा करना नहीं है, हमने तो ऑर्गेनाइजेशन की मिशन को फॉलो करना है। इसके बाद है जी, ये अजान थोड़ा सा हो जाए, अजान की शायद आपको भी आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन जो है मैं जरा आगे करती जाती हूँ, आप जरा इस पे आंसर लगाओ। 16 का आंसर लगाओ, 17 पढ़ पढ़ के खामोशी से आप देखिए। जी बिल्कुल सही है, इनफॉर्मल आपने सही जवाब दिया है मुस्कान ने। आई थिंक मुस्कान ने नहीं, किसने जवाब दिया है इसका? हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझे भी जवाब दिया इस पे कि ए आंसर है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और विच वन इज नॉट ट्रू? सिलेक्टिव परसेप्शन लेट्स। अब यहाँ पर इसमें कौन सी बात ट्रू नहीं है? इसमें बताया है सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिवली डिसाइड करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली सच स्टिमुलाई व्हिच मैच द इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस एटीट्यूड को करती है। ये वाला गलत है कि आपने नॉट ट्रू बताना था ना, तो सी वाला नॉट ट्रू है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टिमुलाई व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट इंडिविजुअल्स व्यू पॉइंट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब तजाद करना। अगर वो चीज ऐसी स्टिमुलस आपको नहीं रिसीव होगी जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तजाद कर रही है, उलट जा रही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज या आर करेक्ट है। आपने ये बताना है कि अभी हमने ये आज ही टॉपिक ये किया है कि इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है। फाइनेंस में रेजिंग कैपिटल, ठीक है। आपने बताया है कि फॉलोइंग इज आर करेक्ट है, ए ठीक है। इन्वेस्टमेंट वेयर टू इन्वेस्ट द वर्कफोर्स कैपेसिटी, बी गलत है। वर्कफोर्स कैपेसिटी को नहीं, फाइनेंस का कोई काम नहीं है इसके ऊपर। फाइनेंस का काम बिल्कुल भी नहीं है कि वर्कफोर्स कैपेसिटी को देखे, वो तो देखती है कि पैसा कहाँ लगाना है और कंपेटिटिव किन से compete करना है। इसलिए आपका आंसर ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, यानी डी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद ये भी आपने अभी टॉपिक किया, देर आर 3 ब्रॉड लेवल्स एट विच मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड। उसमें आपने अभी पढ़ा है, आपने बताना है सर्जिकल, टैक्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रेटेजिक, टॉपिकल, ऑपरेशनल, सोशल, टेक्निकल, ऑपरेशनल। असल में ये आपने अभी भी पढ़ा है, शायद आपको नहीं याद हो भी। ये है, पहला था स्ट्रेटेजिक, दूसरा था टेक्टिकल,
ठीक है, और तीसरा था ऑपरेशनल। किसी में भी आपको ये टॉपिकल आ गया दूसरे नंबर पे, टेक्निकल की बजाय टॉपिकल आ गया, और ऑपरेशनल थर्ड आ गया, और तीसरा बिल्कुल ही गलत है, सोशल, टेक्निकल, ऑपरेशनल। इसलिए इसका आंसर डी है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसके 3 लेवल हैं, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल। किसी एक में भी ठीक नहीं लिखा हुआ, इसलिए डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हुई। इससे अगला सवाल है, identify the type of communication network in a case where an assistant reports to a department manager, who in turn report to a storekeeper, who then report to a regional manager. जरा आपने पढ़ी हुई है, आपको शुरू में जब पढ़ाया था मैंने, वाई नेटवर्क, चेन नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो जरा इसमें कौन सी चीज आएगी, क्या हुआ है, सिचुएशन क्या है, असिस्टेंट रिपोर्ट करता है अपनी जो भी उसके पास रिपोर्ट है डिपार्टमेंट मैनेजर को, वो रिपोर्ट करता है स्टोर मैनेजर को, उससे बड़े वाले को, और वो करता है रीजनल मैनेजर, रीजनल मीन इलाकाई मैनेजर, तो सबसे टॉप मैनेजर होता है। तो इसलिए आपका आंसर है, आप जरा कोई मुझे भेजता है आप में से कोई आंसर, मैं देखूं 20 वाले का क्या जवाब होना चाहिए। जी, चेन, सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। इसका मतलब है कि हमें चीजें समझ आ रही हैं, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, इसके बाद है ये एक मुस्कान और एक बॉय, उसने इसका जवाब दिया है, दैट्स परफेक्टली फाइन। उनका नाम है जी चेन, किसी ने लिखा था अभी, सी आंसर। एक बुशरा ने भी दिया है आंसर, करेक्ट। हाँ, मुर्तजा ने, ठीक है, शाबाश, गुड। अच्छा जी, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क रिफर्स टू द कम्युनिकेशन बीइंग चैनल्ड थ्रू वन पर्सन। अब जरा मुझे बताओ, एक पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन होनी है, ऑल चैनल, चेन, हॉरिजॉन्टल, व्हील, बताइए जी। आंसर है लास्ट का आंसर है सी, आंसर कह रहे हैं, यानी ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई ना, नहीं, इसका आंसर है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क इज द नेटवर्क वेयर ओनली वन पर्सन इज इन द मिडल, और बाकियों की रस्सी पकड़ के बैठा होता है, और खुद इंफॉर्मेशन एक से लेता है और दूसरे को खुद देता है, तो उसका जो पर्सन है, ओनली वन पर्सन चैनल करता है। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि ये एक व्हील नेटवर्क है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही, हाँ जी, डी आंसर है, बिल्कुल सही, और व्हील इसका जवाब है। और आपने वो जो पिक्चर्स हैं आपके पास नोट्स में, उसको जरा एक दफा देख लेना। इसके बाद है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एन अनस्ट्रक्चर्ड कमेटी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क, ब्लैंक नेटवर्क, कौन सा आना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड कमेटी, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब कमेटी बना दी, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आंसर अभी आया है, और नहीं, डायगनल नहीं है, ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क को स्टार नेटवर्क कहते हैं, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, डायगनल कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर होता है। उसमें सिर्फ आप ये करते हो, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। आपको पता होता है कि एक पर्सन किसी और डिपार्टमेंट के लोअर रैंक से बात कर रहा होता है, या कोई लोअर रैंक किसी और डिपार्टमेंट के अपर रैंक से बात कर रहा होता है, वो डायगनल है, वो स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑल चैनल है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं, से स्टार पैटर्न कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है, लेकिन ऑल चैनल का मतलब ये नहीं है कि ग्रेप वाइन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट मोरल ऑफ द वर्कर। आपके ख्याल में वर्कर का मोरल कब सबसे ज्यादा नीचा होता है। मैं इसको अगले पेज पे जाके दिखाती हूँ आपको सवाल को,
ताकि ऑप्शन सारी नजर आ सके। मोरल किसे कहते हैं? हौसला। मोटिवेशन बिल्कुल जीरो। कहां पर? जी सोचिए, मैं चेक कर लेती हूँ आंसर। नहीं, इसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं, वाई नेटवर्क, सर्कल, चेन, व्हील। इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है जिसमें लोगों का हौसला बिल्कुल जीरो है। जी मैं वेट कर रही हूँ आंसर का। नहीं, इसका आंसर है व्हील नेटवर्क। अगेन, व्हील नेटवर्क में चूंकि एक ही बंदा अब सेंटर में होता है, और वो बल्कि जो सर्कल वाला है ना, उसमें तो इन सारों में सबसे ज्यादा सर्कल वाले का हौसला ज्यादा है, क्योंकि सर्कल वाले लोग जो हैं वो इक्वल रैंक के लोग हैं, उनका कोई बॉस नहीं होता। सर्कल इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आपको मैंने सिखाया था, ठीक है। जो वाई नेटवर्क है वो चेन जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ एक से एक वक्त में दो लोगों को इंफॉर्मेशन जाती है। और जो व्हील नेटवर्क है उसमें चूंकि एक बॉस सेंटर में बॉस बन के बैठा होता है, वो एक खबर लेता है दूसरे को देता है, वो किससे पूछता नहीं, तो इसलिए उनका मोरल जो है वो बहुत डाउन होता है, ठीक है। ये आपके, शायद मैंने आपको बताया हो कि नहीं, हैरल्ड जेनिस आपके शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सीए की बुक में है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट था, या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पे उसने काम किया हुआ है। ये आपको, आई डोंट थिंक सो आपको ये इस टेस्ट में सवाल था तो आ गया, वरना ये आपके पेपर में सवाल नहीं आपको आएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इस तरह से नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, वन एरिया वेयर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल ब्लेंड। जी ये वाला टॉपिक भी हम कल पढ़ेंगे। ये है नेटवर्क्स ऑफ मिडल मैनेजर, इसका जवाब है, ये कल टॉपिक हम पढ़ेंगे। यानी जो मिडल मैनेजर अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, तो वो वहां पर कम्युनिकेट जब करते हैं, फॉर्मली भी कर रहे होते हैं लेकिन इनफॉर्मली तरीके से, ठीक है। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इसके बाद आगे सवाल है जी, पेरोल रिकॉर्ड्स में बी कंसिडर्ड एज, आप इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अभी आप पढ़ के आए हो, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, अर्जेंट डेटा है, या बोथ ए एंड बी। आपके ख्याल में इसका क्या जवाब होना चाहिए? मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में भी ये पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो आपका आंसर यहां पर आ रहा है, जी अभी आपने जो पढ़ा वो इंटरनल पढ़ा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी ये चीज पढ़ाई थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा में भी आता है, क्योंकि ये अंदर का रिकॉर्ड होता है। पेरोल डेटा में भी कंसिडर इंटरनल एंड कॉन्फिडेंशियल, इसलिए डी आंसर करेक्ट है, क्योंकि किसी की खबर, अंदर की खबर हम बाहर नहीं दे सकते, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है, इसलिए आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बस 3 अभी क्वेश्चन रह गए हैं, हम देख लेते हैं उसको। अच्छा, आप मुझे सुन रहे हो मुस्कान? मैं अभी आपको कर दूंगी, या मुझे आप इंडिविजुअली भी आंसर कर देना इस बात का कि आपकी जो इससे पीछे वाली क्लास होती है वो कितने बजे खत्म होती है। आपने मुझे उसका टाइम जरा शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हमारी मगरिब की जो नमाज है, बहुत वो इस तरह करीब होती जा रही है, ये काफी जरा मुश्किल मरहला हो गया है। अच्छा जी, 27th है, पिक आउट द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स जो हैं वो आपने पहले भी पढ़ा है कि विजुअल एड्स कैसी होनी चाहिए, मैंने आपको प्रेजेंटेशन के टॉपिक में बड़े डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो अब आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा साथ साथ एमसीक्यूज करके कि कौन से वाला टॉपिक्स हैं जो हमने बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। मैं खुद भी आपको आपके साथ जब रिवाइज करूंगी तो बताऊंगी आपको, लेकिन इस तरह भी आपको पता चलता जाएगा, आपके पास सारे नोट्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजुअल एड्स के बारे में पहली खबर है, विजुअल एड्स शुड बी डिस्प्लेड ओनली एट द रेलेवेंट पॉइंट। बिल्कुल सही, ये इनकरेक्ट नहीं है, आपने इनकरेक्ट उठाना है। नेक्स्ट है जी, एंड शुड बी रिमूव्ड या स्विच्ड ऑफ बिफोर मूविंग ऑन टू अनदर टू न्यू इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही, आपने इंफॉर्मेशन नई पे जाओ तो पिछले वाली को रिमूव कर देना है, बिल्कुल सही। रेलेवेंट विजुअल एड्स क्रिएट डिस्ट्रैक्शन अमंग द ऑडियंस। अब मुझे लगता है कि किसी स्टूडेंट ने मुझे
इसका शायद जवाब इसका दिया है, मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, इसका जवाब नहीं है। तो अच्छा, आंसर इन्होंने किया है, इसका आंसर है सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी आंसर है, करेक्ट। लिखा हुआ है रेलेवेंट विजुअल एड्स क्रिएट डिस्ट्रैक्शन। ये लफ्जों के खेला है, जो बना है ना सवाल, वो आपको लफ्जों का ट्रिक मारा है कि जी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विजुअल एड क्रिएट डिस्ट्रैक्शन। वो रेलेवेंट होगी, डिस्ट्रैक्शन क्यों क्रिएट करेगी? वो तो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसलिए सी इज इनकरेक्ट आंसर। अक्सर इनकरेक्ट या नॉट पूछा जाए उस पर बच्चे सवाल गलत कर लेते हैं। अच्छा जी, अगला है विच वन इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, जरा इसको आप रीड कीजिए एक दफा। आपके ख्याल में क्या इसका आंसर है? जी जी जी, इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है। मैं चेक करती हूँ, शायद आप में से किसी ने लिखा है। ये सारे के सारे जो हैं 28 का डी, करेक्ट, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कान के आंसर जो है वो ठीक आ रहे हैं। और 28 के बाद हम 29 पे आ रहे हैं। रूमर्स यानी अफवाहें जो है वुड मोस्ट लाइकली फ्लरिश इन सिचुएशंस वेयर देयर इज। रूमर कब फैलती हैं? जहां म्यूचुअल म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है, अच्छा, एंड इनसिग्निफिकेंट इशू आ जाता है, या एंजाइटी एंड एम्बिग्विटी होती है। आपका क्या ख्याल है? जी, जल्दी से। दिस इज वेरी गुड के मुझे आंसर साथ साथ पता चल रहा है। 29 का आपने 29 का मुर्तजा ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंजाइटी एम्बिगुटी जब हो जाती है तो लोग रूमर्स फैल जाती है। मुझे किसी बात का नहीं पता, टेंशन हो गई है, क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं क्या होना है, तो रूमर्स फैल जाएंगी। जब ट्रस्ट होगा नहीं फैलेंगी। मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद देती है। अगर कोई इनसिग्निफिकेंट इशू है तो ये कोई इसकी गारंटी नहीं है कि इसके ऊपर रूमर्स फैल जाए, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, अली आस्क्ड सारा फॉर अ रिपोर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी फॉर द न्यू प्रोडक्ट। अली ने सारा से कहा कि एक रिपोर्ट बनानी है, किसके ऊपर? प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी समझते हो ना, हमने रिपोर्ट्स पढ़नी है, यानी एक प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, फायदेमंद है कि नहीं, उसकी आपने एक रिपोर्ट बनानी है कि हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करें कि ना करें। She failed to submit the report even after 2 days. Choose which action would have prevented the failure. क्या होता कि ये बात ना होती? अली requesting feedback from Sarah regarding the task, ये कहता। अली sending sample report for Sarah to understand, ये कहता। Sarah asking Ali to clear up her confusion, या both Sarah and Ali should have communicated regarding the task after initial email। बिल्कुल यही होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपका जो है आज बड़ी एक्सपर्टीज हो रही है यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। जी, मेरा ख्याल है अगर अभी आपने अभी आंसर किया है, लास्ट आंसर मुझे मुर्तजा का मिल रहा है, डी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब आपने अगर नोटिस किया है 30 आपके सवाल हैं, आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। और कल हम अगला एक सेट करेंगे सवालों का। आपने मुझे ये भी जरूर फीडबैक देना है, आप यहाँ पर ही दे सकते हैं कि क्या आपको एमसीक्यूज करने का फायदा हो रहा है। इससे पता क्या होता है, रिवीजन भी हो जाती है, ये पक्की बात है, रिवीजन भी हो जाती है, आपको अपना अंदाजा भी हो जाता है। तो आपने मुझे जरूर बताना है। और कोई आपको सवाल बॉदर करे तो आप मुझे नंबर लिखकर बता सकते हैं, इसी चैट में कर सकते हैं। और जिन लोगों को डायरेक्ट अप्रोच नहीं है वो अपने सीआर और जीआर को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आगे कर दें, या मुझ आपके पास नंबर तो है ही, डायरेक्ट भी कर सकते हैं समहाउ। तो ये जी आज का हमारा खत्म हुआ टॉपिक। इंशाल्लाह हम कल नई चीजें पढ़ेंगे। और आपको यकीनन मुझे उम्मीद है कि अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं मिक्स टॉपिक है, लेकिन ये आपको बहुत फायदा देंगे। ये आपका एक तो जहन को खोलेंगे और पुरानी चीजें आपकी रिवाइज होती जाएंगी। अब आप जिन लोगों ने थोड़ा डिले किया हुआ है पढ़ाई को,
प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जाया मत कीजिएगा मेरी एफर्ट को भी और अपनी एफर्ट को भी, कि आपने सेट नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर देना। आप स्लाइड्स पढ़े ना पढ़े, इट्स जस्ट ओके, वो आपने पहले मैंने भेजी हुई आपको। तो आप बेहतर ये है कि आप नोट्स जो हैं उसको पढ़ें ध्यान से, और वो नोट्स जो हैं वो आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिए हैं। कुछ लोग, जैसे आई थिंक आज आपने बुशरा ने मुझे पूछा था लेटर के बारे में, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अपने आप को इतना बॉदर ना करें। आपको जो लेटर दिए हैं उनके स्टार्ट एंड याद करो, आपको कट एंड पेस्ट छोटे छोटे लेटर्स दिए हुए हैं, उनको आप स्टार्ट एंड याद करो। वहां पर इतने लंबे लंबे लेटर्स जो हैं, ये तो बहुत कोई एक्सपर्टीज आपके पास हो तो आप बैठ के जी आपका आधे घंटे का जो है वो सिर्फ आप खत ही लिख सकते हो, तो आप करें तो फिर आप शायद उस पर पूरा उतर सकें। वो भी आपको बड़ी यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, बस अब मैं देख लूं कि जी आप में से किसी ने कोई सवाल तो नहीं किया। नहीं, आप में से एमसीक्यूज से बहुत फायदा है। हमें रिव्यू होता है कि सिलेबस, और हमें ये पता चलता है कि कितनी तैयारी है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी तैयारी के लिए जहां जहां आपके एमसीक्यूज है वो भी पढ़े, और बहुत सारे ट्रिकी किस्म के मेरे पास एमसीक्यूज हैं। और एमसीक्यूज का फायदा आपको ये भी है, आपको लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, आपको मुश्किल जो वर्ड्स हैं, जिन लोगों को मुश्किल अंग्रेजी नहीं आती, उनके एमसीक्यूज खराब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एमसीक्यूज की समझ ही नहीं आ रही होती। ठीक हो गया? तो अच्छा, आप कह रही हैं 29 मैंने आपको बता दिया है कि एंजाइटी एम्बिगुइटी मैंने डिटेल बता दिया आपको। एंजाइटी एम्बिगुइटी जब ज्यादा हो जाती है ना, आप परेशान हो जाते हो, फिर इधर उधर की खबरें लेना शुरू कर देते हो। ठीक है ना, जैसे आपको पता है परेशानी होती है तो आंटियां लंबी लंबी कॉल्स करना शुरू कर देती हैं दूसरी आंटियों को, है ना? आपको पता ही होगा इस चीज का। एक आंटी सबसे ज्यादा, चूंकि खवातीन बहुत बातें करती है ना, इसलिए तो ये एक आम सी बात है, तो उन्होंने दूसरी आंटी को जरूर तंग करना होता है। तो फिर इतनी अफवाहें फैलती हैं खानदान के बारे में, ऑफिस के बारे में। अगर ऑफिस के लोग हैं तो ऑफिस की मसले शुरू हो जाते हैं। जो फीमेल, अब तो हर मेल भी मैंने आपको कहा था कुछ छोड़ते नहीं है। तो जब एम्बिग्विटी यानी अनक्लियर हो, एंजाइटी टेंशन हो, रूमर फैल जाते हैं। ठीक हो गया जी? अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।